ये हो गया बेस में तो सर्कल बनेगा, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन ये होता है इसका हाइट के और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये वाली जो लेंथ होती है ना, इसको एल बोल देते हैं, एल। एंड एल इज फॉर स्लैंट हाइट, इसको कहा जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पर आप ये कहेंगे कि एच इज हाइट ऑफ द कोन, एच इज हाइट ऑफ द कोन, आर इज रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। क्या बोल रहे हो तब? पानी है नहीं, अभी देखते हैं। आर है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन और एल है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। एल है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें कैसे आगे करते हैं। तो हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, एल हो गया स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, वेयर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर एल हो गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। फिर आप दूसरा नोट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बता रहा हूँ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या करें कि पाई आर ले लो कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। देखिएगा ये ऐसा होता है कि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, कोन के सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कोन का अगर मैं इस कोन को ऐसे देखूँ और अगर इस कोन पर ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करूँ, तो मेरा जो हाथ है वो एक कर्व में घूमेगा, मेरा हाथ एक कर्व में घूमेगा। तो वो जो उसका कर्व वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर एल हो गया, पाई इंटू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और एल क्या हो गया? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व वाला एरिया तो होगा ही होगा, कर्व सरफेस एरिया जो है ये तो होगा ही, साथ में नीचे जो बेस है, बेस में क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल, ठीक है। आप याद करिए जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप एक्चुअली वैसे तो हॉलो होती है अंदर से। सोचिए कि अगर उसके नीचे अगर मैं कोई कार्डबोर्ड चिपका दूँ तो वो कार्डबोर्ड कौन सी शेप ले लेगा? सर्कल की, है ना। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको नीचे जो सर्कल है, आपको सर्कल का एरिया भी ऐड कर देना। तो हमने क्या करा, कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई आर है, उसमें नीचे जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर आपने वो भी ऐड कर दिया। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जब आपने ऐड कर दिया तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पाई और आर इधर भी है, पाई और आर इधर भी है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया? आर प्लस आर। बताइए, क्लियर है? तो ये हमारा दो तरीके के एरिया हुए इसमें, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, पहली चीज़। उसके बाद बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए रेडियस, हाइट, ये सब चीज़ें अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, अगर वो मीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब। ऐसे ही जो एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं।
the diameter of the base of the cone is 14 centimeter. Then the diameter of the base of a cone is 14 centimeter and its slant height is 9 centimeter and its slant height is 9 centimeter. Full stop. Find the area of its curved surface. Find the area of its curved surface. एक कोन है, उसका जो बेस है उसका डायमीटर उनको दे रखा है 14 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हो गया 14/2, डायमीटर का आधा यानी कि कितना 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया. स्लैंट हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है, स्लैंट हाइट इन्होंने दे रखी है 9 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट L = 9 सेंटीमीटर ये दे रखा है. तो फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस. तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू πRL. पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 7 और L कितना है 9. तो 7 से 7 कट गया, 9 to 18, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि एरिया है तो एरिया तो स्क्वायर में ही होगी उसकी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये इन्होंने ऐसे दे रखा है कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया. अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर पाई की वैल्यू मैंने ली है 22/7, क्योंकि पाई की कुछ भी वैल्यू दे नहीं रखी थी. अगर पाई की वैल्यू वो 3.14 देंगे तब मैं 3.14 लूँगा, नहीं तो मुझे पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलूँगा. समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. Find the total surface area of a cone if its slant height is 9 meter. If its length height is 9 meter and the radius of its base is 12 meter. And the radius of its base is 12 meter. अगर ये है वो पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का मतलब क्या है? कोई कोन का टोटल सरफेस एरिया बताते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई R × L + R. ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का. तो कैसे निकालेंगे इसको? आप ये देखिएगा कि TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई R × L + R. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना दे रखा है 12, स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 9 और रेडियस अगेन इज 12. तो 22/7 × 12 × 9 + 12 कितना हो गया 21. 7 3 = 21. 3 × 22 कितना हो जाएगा 66 × 12 ये हो जाएगा 12 6 72. 7 कैरी 12 6 72 और 7 79 792 मीटर स्क्वायर. समझ गए होंगे? 792 मीटर स्क्वायर. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे. द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर.
क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर। सर वर्टिकल हाइट वही है ना स्लैंट हाइट? नहीं, हाइट वर्टिकल मतलब सीधी हाइट, स्लैंट हाइट मतलब स्लैंट वाली, थोड़ी टेढ़ी वाली जो हाइट है वो। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर। And vertical height is 4 centimeter. Full stop. Find the area of the curved surface. Find the area of the curved surface. Curved surface का area निकालना है। आप ये देखिएगा कि ये कोन है और कोन की वर्टिकल हाइट हमें दे रखी है। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर। तो इस कोन का जो रेडियस है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर और जो वर्टिकल हाइट है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे को इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल की ज़रूरत पड़ेगी, एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 प्लस 16 इज 25। तो अंडर रूट 25 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। वही हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अब मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा सी एस से ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो पाई इज 22/7, आर इज 3 एंड एल इज 5। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 15। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 15/7, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 15 2 30, 3 कैरी आ गया, 15 2 30 और 3 33, 330/7। 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 4 28, 33 minus 28 is 5, 5 0 50, 7 7 49, 50 minus 49 is 1, 1 0 10, 7 1 7, 10 minus 7 is 3, 3 0 30, 7 4 28। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को करना होता है। तो 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना करके छोड़ दिया। क्लियर है, समझ गए। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन 4 है द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन the radius and slant height of a cone are in the ratio of 4:7. The radius and slant height of a cone are in the ratio of 4:7. Full stop. If its curved surface area is 792 centimeter square, if its curved surface area CSA
is 792 centimeter square, comma, find its radius. The radius and slant height of a cone are in the ratio of 4:7. तो एक कोन है, उसका जो रेडियस है और जो स्लेंट हाइट है, उन दोनों का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:7. 4 और 7 का रेशियो है रेडियस का और स्लेंट हाइट का. तो आप ये कहेंगे लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी 4x. जब रेशियो दे रखा होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि वो जो रेशियो है उसको किसी कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं. ठीक है, तो हमने ये कहा कि रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है 4:7. तो रेडियस को मान लिया 4x और स्लैंट हाइट को मान लिया 7x. लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी 4x एंड स्लैंट हाइट बी 7x. अब वो बोल रहे हैं कि इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गिवन CSA of cone is equal to given CSA of cone is 792 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है पाई आर एल. ठीक है. अच्छा, रेडियस जो है वो मेरे को 4x है और जो स्लैंट हाइट है वो 7x है. हम क्या करेंगे, पाई आर एल इज इक्वल टू 792. पाई की वैल्यू डालिए 22/7. आर की वैल्यू कितनी है 4x और एल की वैल्यू 7x. तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इधर 792. ठीक है. अच्छा, क्या होता है कि जब भी कभी मेरे को इन चीज़ों में ये ध्यान रखना है कि खास तौर पर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले जब हम करेंगे तो हमें पाई का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो पाई, चाहे मैं कोन की बात करूं चाहे फिर मैं स्फीयर की बात करूं, तो पाई का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा. पाई की वैल्यू होती है 22/7. फिर 22 किससे डिवाइड होता है? तो 2 से तो देखो डिवाइड हो ही जाएगा. एक होता है 11 से डिवाइड. 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है क्या होता है? वो जीरो क्या जीरो होता? अल्टरनेट को प्लस करके बिल्कुल सही. माइनस कर जो देते हैं. ऑल्टरनेट, हाँ, जो ऑल्टरनेट डिजिट्स होती है ना, जैसे यहाँ पर 792 है. तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा. ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या है 7 और 2. तो 7 और 2 का सम कितना हो गया 9. मतलब ऑल्टरनेट को आप ये समझिए कि ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स को आपने ऐड कर दिया. तो ऑड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस. तो फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस क्या हो गया, ऑड प्लेसेस हो गए. ठीक है. तो 7 और 2 का एडिशन क्या हो गया 9. इवन प्लेस पर क्या है, केवल 9 है. अगर एक और नंबर होता ना इवन पर, तो उसको भी इवन वाले में ऐड करते. तो ऑड प्लेसेस पर जितने नंबर लिखे हुए हैं उनको ऐड करो, इवन प्लेसेस पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करके देख लो. अगर सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाता है या 11 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो 11 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे 1331. तो आप ये देखिए, जैसे ये 792 है तो इसमें ऑड प्लेसेस तो 2 हैं, इवन प्लेस बस 1 है. तो 7 और 2 को ऐड करा तो 9 हो गया और ये इवन प्लेस पर 9 लिखा हुआ है. तो 9 - 9 0. इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. समझ गए? ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर देखो 1331. तो इसकी ऑड प्लेसेस देखो, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, तो 1 और 3. 1 और 3 का एडिशन 4. सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 3 और 1 का एडिशन 4. दोनों का डिफरेंस करा तो 0 आ गया. ठीक है. तो 1331 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा. ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है. तो हमने फटाफट से चेक करा, अरे 11 से डिवाइड हो रहा है. तो 11 2 ज़ा 22 और 11 7 ज़ा 77. 9 - 77 is 2. 2 2 22. 11 2 ज़ा 22. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि इधर आ गया 2 4 ज़ा 8 और x into x is x square is equal to 72. तो 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72. तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3. कोई सेंटीमीटर वगैरह मत लिखना, ये x एक नंबर है, ये x एक नंबर है. तो इससे क्या समझ में आता है, उन्होंने पूछा फाइंड इट्स रेडियस. देयरफॉर रेडियस इज, रेडियस को हमने क्या माना है 4x ना. यस सर.
तो 4x मतलब 1 into 3 मतलब 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर है। समझ गए? क्लियर है? ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। Question 5. The circumference of the base of a 10-meter high conical tent of the base the circumference of the base of a 10-meter high conical tent is 44 meters. Is 44 meters. Full stop. Calculate the length of canvas used calculate the length of canvas used in making the tent length of canvas used in making the tent if width of canvas is 2 meter. विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। अब ये समझना कैनवास क्या होता है। कैनवास का मतलब क्या होता है कि जैसे एक शीट होती है, उस शीट पर पेंटिंग वगैरह करी जाती है, तो कैनवास एक अलग टाइप का कैटेगरी का कपड़ा होता है। वो कपड़ा कुछ ऐसा होता है कि मतलब अगर जैसे टेंट हाउस बनाए जाते हैं, तिरपाल सुना होगा ना, तिरपाल नहीं सुना? चलिए ठीक है। तो उसमें क्या है कि उस कपड़े से टेंट हाउस बनते हैं, उस कपड़े से टेंट हाउस बनते हैं। तो अब ये है कि जब भी कभी हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो कपड़े की कोई भी चीज़ बनाने जाते हैं तो हमें कपड़ा ख़रीदना होता है कहीं से। जब हम कपड़ा ख़रीदते हैं तो कपड़ा ऐसा थोड़ी है कि कुछ टुकड़े दे दिए आपको कपड़े के, ये ट्रायंगुलर पीस है, ये रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर है, जोड़ दो और पैंट शर्ट जो बनानी है बना लो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो जब भी हम कपड़ा ख़रीदते हैं तो कपड़ा हमको मिलता है इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट मिलती है बड़ी, ठीक है, कपड़े की रेक्टेंगुलर पीस मिलता है, ठीक। तो आप ये देखिएगा, ये यहाँ पर है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट। तो इसका जो बेस है, बेस के रेडियस को आपने मान लिया स्मॉल आर, और जो हाइट है h वो कितनी दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर इसकी हाइट है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर। गिवन सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 44 मीटर दे रखा है। अब ये जो सर्कमफ्रेंस होता है बेस का सर्कमफ्रेंस, तो बेस में क्या बन रहा है सर्कल, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 मीटर, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं निकालेंगे अभी आर की वैल्यू। अब देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंट हाउस बना है ना, ये एक कैनवास से बना है। कैनवास मतलब कैनवास का एक कपड़े का टुकड़ा है। तो वो जो टुकड़ा है उसकी लेंथ मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ को एल मान लिया। और ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो जब भी कभी आप कपड़ा लेने जाएंगे मार्केट में, पैंट शर्ट या कोई भी चीज़ आपको बनवानी है, तो उसकी विड्थ एक स्टैंडर्ड होती है। तो जब ये इसकी 2 मीटर विड्थ दे रखी है, तो वो क्या करते हैं, वो एक पतला सा रॉड होता है लकड़ी का, और उसके ऊपर कपड़ा लपेट रखा होता है, और वो कपड़े को ऐसे खोल कर दिखा देते हैं। जब वो खोल कर ऐसे दिखाते हैं तो उसमें सामने हमको चौड़ाई दिखाई देती है, तो विड्थ तो उसकी फिक्स होती है। वो कहते हैं भाई साहब ये बता दो कितना आपको कपड़ा चाहिए। तो कितना कपड़ा मतलब आपको उसकी लेंथ बतानी होती है। तो जनरली जब हम पैंट या शर्ट बनाने जाते हैं तो हम टेलर से पूछते हैं, तो टेलर हमारा नाप लेता है, और नाप लेने के बाद कहता है कि 2 मीटर कपड़ा ले आना। 2 मीटर कपड़े का मतलब क्या है कि 2 मीटर लेंथ की बात कर रहा है, और जो उसकी विड्थ है वो स्टैंडर्ड होती है। अब वो कितनी होती है मुझे नहीं मालूम, यहाँ इस केस में वो स्टैंडर्ड विड्थ 2 मीटर दे रखी है। तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी लंबाई यूज़ होगी इस कैनवास के कपड़े की। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं, समझ गए। तो मुझे ये देखना है कि जो टेंट हाउस है ना, जो टेंट हाउस है वो टेंट हाउस कैसे बनाया जाएगा। उसका कर्व्ड सरफेस बनाया जाएगा, उसका बेस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बेस में तो ग्राउंड है। बेस में तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर तो कोई भी बंदा अंदर या तो चेयर बिछाकर बैठा है या बेड डालकर लेटा हुआ है, कुछ भी है ना, तो अंदर कुछ भी सामान रखा जाएगा, लेकिन उसका जो बेस है वो उसमें कैनवास यूज़ नहीं करा जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो सी एस समझ गए ना। ठीक, चलिए, तो हम ये कहेंगे कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा भाई, क्योंकि इसी कपड़े से तो ये बन रहा है ना टेंट हाउस। तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पर पहले आप आर निकाल लीजिए आप। तो 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। 2 × 22 इज 44। 22 2s are 44, और 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 आ गया। अब ये 7 इधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 मीटर। आर की वैल्यू 7 मीटर हो गई। उसके बाद देखिएगा, फिर हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ दिस कैनवास इज इक्वल टू CSA ऑफ द टेंट हाउस। अब एक काम करिए, पहले स्लैंट हाइट और निकालो इसकी। आर है और एच है, तो लिखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू √r² + h²। L इज इक्वल टू √r² + h²। r कितना? 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 10 का स्क्वायर इज 100। √149 आ गया। अब 149 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट आप दो के ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। तो ये 2 का तो ये हो गया, एक इधर 2 है ही नहीं, तो एक ही का बनेगा बस। तो 2 का एक ग्रुप बन गया, 1 का ये बन गया। पॉइंट के बाद 2 0, फिर 2 0 और बस मैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूँ। तो कैसे करा जाएगा? सबसे पहला नंबर 1 है, तो 1 कैसे मिलेगा? 1 1 × 1, ठीक है। तो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1, तो 1 1 × 1। 1 - 1 इज 0 हो गया है। तो 49 एज इट इज कॉपी होगा नीचे। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब एक एक करके 2 के आगे डिजिट्स लगाने। जैसे मान लीजिए 2 के आगे मैंने लगा दिया 3, तो फिर 23 बन गया, तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69। ये तो 49 से बहुत बड़ा आ गया। तो 2 के आगे क्या करो? 2 लगा दो।
2 के आगे 2 लगा दो, 22 बन गया, तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करो, 44 हो गया। तो इधर आ गया 44, 49 माइनस 44 इज 5। अब ये जो डबल जीरो है इसको नीचे कॉपी कर दिया, ये 500 आ गया। तो क्या करा था, 2 के आगे 2 लगा दिया था, 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 करा था, ठीक है। तो 44 आ गया था मेरे पास। 22 को 2 में मल्टीप्लाई करा तो 44 आया। अब 22 में 2 को ऐड कर दो, ऐड करने पर इधर क्या आएगा 24। स्क्वायर रूट लेना आता तो है सबको? Yes, sir. सर नहीं आता? अच्छा, तो ये 24 नहीं आया ना तो प्लीज़ पूछ लेना दोबारा। जैसे ही 24 है तो अब फिर वही करेंगे, एक एक करके नंबर लगा कर देखेंगे। तो 24 के आगे अगर मान लीजिए 2 लगा दिया तो फिर इधर 2 लगेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 484, ठीक है, 500 से छोटा है। तो 24 के आगे इधर 2 लगाया और इधर 2 लगाया, ठीक है, तो ये आ गया 484। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब ये 2 जीरो नीचे कॉपी कर लिए तो 1600 आ गया। देखिए 242 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तब 484 आया था, अब 242 में 2 को ऐड कर दो तो 244 हो गया। अब 244 जो है इसके आगे क्या लगाएं, इसके आगे 1 भी लगा दूंगा ना तो भी कितना आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, है ना। और 2441 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 0 लगाकर 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1600 ही आ गया। फिर अगला मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो 12.20 करके छोड़ दूंगा। अब वो 20 भी मत बोलो, 12.2 बोल दो बस, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई 12.2 मीटर। L की वैल्यू हो गई 12.2 मीटर। तो एज पर क्वेश्चन एरिया ऑफ कैनवास is equal to CSA of cone is equal to CSA of cone। एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और CSA ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। हाँ जी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ तो मुझे निकालनी है, ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर पहले से ही। तो L इंटू 2 इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई कितना है 22/7। रेडियस निकाल चुके थे 7 और स्लैंट हाइट निकाल लिया 12.2। 7 से 7 कटा, 22 से 2 कटा, 134.2 मीटर। 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी 11 2 ज़ा 22 और 2 24, 2 कैरी 11 1 ज़ा 11 और 2 13, 132 34.2 मीटर, सिर्फ मीटर। लेंथ निकाल रहे हैं ना, मीटर। 134.2 मीटर सही है अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ how many meters of cloth 5 meter wide will be required how many meters of cloth 5 meter wide will be required
meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent to make a conical tent the radius of whose base is 7 meter. The radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meter. And whose height is 24 meter. Question mark. यहाँ पर है how many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent. The radius of whose base is 7 meter. तो इसका बेस का जो रेडियस है वो 7 मीटर दे रखा है, तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट. तो कॉनिकल टेंट है द रेडियस ऑफ उस बेस, जो रेडियस है वो क्या दे रखा है 7 मीटर and whose height is 24 meter. तो हाइट कितनी दे रखी है 24 मीटर. तो ये यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन क्या हो गया स्लैंट हाइट L. इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, लेंथ निकालनी है. और कितना वाइड दे रखा है ये सर 5 meters. 5 मीटर वाइड दे रखा है. ठीक है, तो क्या करेंगे अब भाई, पहले स्लैंट हाइट निकालनी होगी. √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 596. कितना 576. और ये हो गया 49. तो 49 प्लस 576 ठीक है, कितना आ गया 625. 25. और 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25. तो 25 मीटर हो गया ये 25 मीटर. अब जिस कपड़े का ये बनना है उसका एरिया इस कोन के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा. तो लिखिएगा 110 मीटर 110. सही आंसर. एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन. CSA ऑफ कोन, एरिया ऑफ क्लॉथ का एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और CSA ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल. ठीक है, एल इंटू बी कितना है 5 मीटर. रेडियस कितना दे रखा है 5 5 25 110 मीटर. लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ इज 110 मीटर. समझ गया. एक
क्वेश्चन और नोट करें, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7th में छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, सिलेंडर सिलेबस में ही है तो इसलिए वो छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो। The radius and height of a cone are in the ratio 4:3. Full stop. The area of the base is 154 centimeter square. The area of the base is 154 centimeter square. Find the area of the curved surface. The radius and height of a cone are in the ratio 4:3. तो radius और height, तो r को क्या ले लोगे 4x और h को क्या ले लोगे 3x, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो एरिया है ना, एरिया ऑफ द बेस, वो 154 दे रखा है। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस आ गया उसको 4x के इक्वल रख देंगे, x आ गया, हाइट भी आ जाएगा। एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, पहले स्लैंट हाइट निकालनी होगी फिर करना होगा, कर लेंगे, ठीक है। छोड़ रहा हूँ उसको, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको फोटो भेजूंगा, वो आपको ट्राई करिएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं। बढ़िया, सर साइड में मोल कॉन्सेप्ट करा देंगे। करा देंगे। कब एग्जाम? सर एग्जाम में हाँ, करो। सिंपल था एग्जाम में, उसमें आ गया करवा देंगे। कल आपका टेस्ट है 7 से 8 बजे, और ये पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, सॉरी सर्कल्स का टेस्ट है। और परसों का मैं ऑफ रखूँगा, पूरा कंप्लीट डे का ऑफ रहेगा परसों का, ठीक है। क्यों? है कुछ रीज़न बता दूँ, ठीक है। और सर, फिर अगेन वही संडे को क्लास होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कोड कॉन्सेप्ट बता दूँगा, बता दूँगा। गुड इवनिंग, सर 11 बजे उससे पहले बता दीजिए। बता दूँगा। सर हाँ जी, बोलिए। आज एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ था?